हेलो 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड स्पेशल पर्पज बुक्स। मीन्स जब हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं कौन सी बुक्स के अंदर करते हैं या किसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स कौन कौन सी होती है, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि स्पेशल पर्पस बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता क्या है। सो एज सिंस द बिजनेस ग्रो एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज, जब हमारा बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर ट्रांजैक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, इट बिकम नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू डिवाइड द रिकॉर्डिंग वर्क, कि जो हमें ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है उस काम को हम डिवाइड कर दें। मीन्स जो रिलेटेड है एंट्री उससे रिलेटेड बुक में हम उसकी एंट्री कर दें। दैट मीन क्या हो जाएगा, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या स्पेशल पर्पज बुक बोल देंगे उसको। द बुक मेंटेन ऑल इलस्ट्रेटेड बिलो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखो, जितनी भी कैश या बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी वो किस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे और उसके लिए सब्सिडरी बुक कौन सी मेंटेन की जाएंगी। फर्स्ट, अगर हमने ओनली कैश की एंट्री करनी है तो उसके लिए सिंपल कैश बुक के अंदर एंट्री करेंगे। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन करनी है तो डबल कॉलम कैश बुक, मीन्स जहाँ पर हमारे पास कैश एंड बैंक कॉलम होंगे बोथ साइड। सो हम कैश का अलग से कॉलम बनाएंगे, बैंक का अलग से, उसे बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे ना इनके, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पहले आपको थ्योरी अच्छे से समझनी है। फिर उसके बाद कैश पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, हमें कैश पेमेंट कर दी स्मॉल अमाउंट, मान लो कि बहुत ही कम मात्रा में अमाउंट देनी थी, हमें वो पेमेंट कर दी, तो उसके लिए जब हम छोटी छोटी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए पैटी कैश बुक हम तैयार करते हैं। तो उसकी एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, पैटी कैश बुक के अंदर। ये लास्ट जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा वो पैटी कैश बुक के ऊपर ही है। क्लियर है। देन उसके बाद ट्रांजैक्शन आती हैं हमारी अदर देन कैश और बैंक, बिना कैश और बैंक के अलावा जो भी एंट्रीज होती हैं वो देखो। अगर हमने क्रेडिट में सेल किया है तो सेल्स बुक में एंट्री कर देंगे, क्रेडिट में परचेज किया तो परचेज बुक में एंट्री हो जाएगी उसकी। कोई भी सेल्स थी वो रिटर्न कर दिया, रिटर्न इनवार्ड है, मीन्स उसकी एंट्री कर देंगे हम सेल्स रिटर्न बुक में। देन उसके बाद परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड है, उनकी हम एंट्री कर देंगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर। ठीक है, याद रखना है रिटर्न इनवार्ड होते हैं सेल्स रिटर्न, मीन्स हमने कोई भी चीज़ सेल आउट कर रखी थी वो हमारे पास वापस आ गई इनवर्ड। कोई भी चीज़ हमने खरीद रखी थी हमने उसको वापस कर दी, रिटर्न आउटवर्ड। ओके। एनी अदर ट्रांजैक्शन, कोई भी इनके अलावा ट्रांजैक्शन होगी वो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्डेड की जाएगी। ठीक है। सो जितनी भी कैश बैंक या नॉन कैश बैंक एंट्रीज आपको समझ आ गई होगी कहाँ कहाँ करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या होती है मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स। जब हम सब्सिडरी बुक को मेंटेन करके चलते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा हो जाएगा डिवीज़न ऑफ वर्क, हमारा काम बट जाएगा। लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलाइजेशन रिकॉर्डिंग होगी वो उससे रिलेटेड स्पेशल बुक के अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी। इजी टू मेंटेन लेजर, यहाँ पर अलग अलग हमने रिलेटेड स्पेशलाइजेशन कर दिया तो वहाँ से हम एंट्री उठाएंगे और लेजर को मेंटेन कर लेंगे। चेक ऑन फ्रॉड्स, अगर कोई भी फ्रॉड होता तो वो इजीली चेकअप हो जाएगा। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा काम किस बुक का है। क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस इंफॉर्मेशन की हमें नीड होगी हम इजीली उसको वहाँ से उठा लेंगे उससे रिलेटेड बुक में से और देख लेंगे। ओके। सो ये थी एडवांटेजेस, फ़ायदे कि जब हम कोई भी सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैश बुक। कैश बुक होती क्या है, जितना भी कैश रिसिप्ट या पेमेंट होती है उनको दिखाने के लिए, उन सभी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के लिए कैश बुक तैयार की जाती है। अब ये किस पर्पज़ के लिए होती है, टू पर्पजेज़ के लिए होती है। फर्स्ट होता है
कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन कैश बुक, इट बिकम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम फर्स्ट टाइम पर कैश की एंट्री करते हैं कैश बुक के अंदर तो वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बन जाती है। दूसरा हो जाएगा देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट इन लेजर, इट ऑल्सो पे द रोल ऑफ प्रिंसिपल बुक। भाई हमने कैश बुक अगर तैयार कर ली तो उसके लिए हमें कैश अकाउंट लेजर के अंदर तैयार करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, ये प्रिंसिपल बुक ही बन जाएगा, उसी का ये रोल प्ले करेगा। देन उसके बाद आता है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक के अंदर वही हमारी डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। लेफ्ट हैंड हमारी डेबिट साइड हो जाएगी और क्रेडिट साइड हमारी राइट हैंड हो जाएगी, जिसके लिए हम डेबिट में जितने भी हमारे एक्सपेंस रिसिप्ट होंगे वो डाल देंगे और क्रेडिट में जितनी भी पेमेंट करे मिलेगी हमें वो ले लेंगे। ठीक है, कैश पेमेंट जितनी भी होगी क्रेडिट में होगी और कैश रिसिप्ट जितना भी होगा वो हमारा डेबिट में होगा। क्लियर है? पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस या कैश इन हैंड है तो उसको हम डेबिट साइड में दिखा के चलेंगे। कहाँ पर दिखा रखा है, सोन इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एज टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD ओनली ट्रांजेक्शन ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कौन सी, या तो हमें कैश रिसीव होगा या हमें कैश की पेमेंट करनी है तो खाली यही एंट्रीज कैश बुक के अंदर की जाएंगी, सिंपल कैश बुक के अंदर। दिस बुक नेवर शो अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज वन कैन नॉट पे मोर देन द कैश वन। भाई देखो याद रखना, सिंपली कैश बुक के अंदर क्या आपके पास 10,000 रुपये, क्या आप किसी को 12,000 रुपीज़ पे कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो इसीलिए कहा गया कि कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगा। ओके, क्लियर है? देन इसके बाद हम बात करते हैं, एक नोट है देखो अच्छे से समझ आएगी ये चीज़, वो देखो। इन सिंपली कैश बुक ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। देखो एक इलस्ट्रेशन देखो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड परचेज फ्रॉम द मोहन। कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी। परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ ₹5,000 ऑन 15th Jan इज क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज है तो अभी बताया मैंने, क्रेडिट परचेज की एंट्री यहाँ पर नहीं की जाएंगी जितने भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। ओके, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसके बाद है द डेबिट साइड इज ऑलवेज बिगर देन द क्रेडिट साइड सिंस द पेमेंट कैन नेवर एक्सीड द अवेलेबल कैश। कि जो हमारी डेबिट साइड होगी वो बिगर होगी हमेशा किससे, क्रेडिट साइड से, क्योंकि कभी भी हम पेमेंट जितना हमारे पास कैश अवेलेबल है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज ट्रू इवन फॉर डेली बैलेंसेज। इट इज़ लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट। किसके जैसा होता है, सिंपल अकाउंट के जैसा, ऑर्डिनरी अकाउंट के जैसा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम बताना, हमें कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम बताना है। सो सिंपली बात हमें यहाँ पर एक ही याद रखनी है, जब हम कैश बुक तैयार करेंगे तो डेबिट साइड एक एक्स्ट्रा, डेबिट और क्रेडिट साइड एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएगा हमारा डिस्काउंट का। सो जब हम डेबिट साइड लिखेंगे तो डेबिट साइड में डाल देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट पेमेंट अलाउड कहाँ पर आएगा हमारा, डिस्काउंट अलाउडेड आ जाएगा हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हमने अलाउ किया तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड कॉलम बना देंगे, और अगर हमें डिस्काउंट रिसीव्ड है तो उसका कॉलम हम क्रेडिट साइड बना देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। और दूसरा हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि ये कैश बुक का पार्ट नहीं होता, बस प्रोविजनल के अकॉर्डिंग हम ये कॉलम तैयार करते हैं। और जो ये अब इसकी बात करें डिस्काउंट कॉलम की तो ये क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हमें याद रखनी है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और जो कैश अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। दूसरा हमें याद रखना है कि जो डिस्काउंट कॉलम होता है हमारा, उसका कोई भी बैलेंस नहीं बचता, हम इसको टोटल अप करते हैं खाली और फिर उसको हम करते हैं। कभी भी इनका बैलेंस नहीं बचाएंगे, हम इसको खाली टोटल अप कर लेंगे।
इतना अलाउ किया था, इतना हमें रिसीव हो गया। ओके, हाँ, बस कैश बुक का हमारे पास टोटल अप करके हमारे पास बैलेंस बच सकता है। ओके, देन उसके बाद आता है कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। अब कैश बुक हमें तैयार करनी है विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। भाई हमें एक तो कॉलम ये था, एक कॉलम और ऐड कर देंगे हम। डेबिट साइड देखो, कैश का अलग से हो जाएगा, बैंक का अलग से हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड का अलग से हो जाएगा, अलाउडेड। ठीक है, इसी तरीके से हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे, डेट पर्टिकुलर, इसी तरीके से फिर लेजर फोलियो, देन डेट पर्टिकुलर, कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश का हो जाएगा, ये बैंक का हो जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड का हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमें तैयार करना है। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, आपको खाली कंसेप्ट क्लियर कर लो, यहाँ से हम फिर अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। ओके, क्लियर है? तो अब नेक्स्ट देखो फिर टॉपिक इसके अंदर फिर कुछ इम्पोर्टेंट एंट्रीज हमें करनी है, वो देखो कौन कौन सी एंट्रीज करेंगे। सबसे पहली हो जाएगी हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब ये कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती हैं वो देखो आप। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होते हैं जिनका इफेक्ट हमारे पास, जो किसको अफेक्ट करके चलती है, अफेक्टेड कैश एंड बैंक कॉलम्स एट सेम टाइम, कॉलम एट सेम टाइम। और हम इसको दिखाते कहाँ पर हैं, हम इसको दिखाते हैं लेजर फोलियो में सी के साथ, कॉन्ट्रा के साथ, कि कॉन्ट्रा एंट्री हमने की है। ठीक है, समझ आ गई कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती हैं, जो किसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, सेम टाइम पर कैश और बैंक दोनों के ऊपर। और इसको हम सी से डिनोट करके चलते हैं लेजर फोलियो में। ओके, देन उसके बाद आती है इसी के अंदर इम्पोर्टेंट एंट्री में एंट्रीज रिलेटेड टू चेक। किससे रिलेटेड होती हैं ये, चेक से रिलेटेड होती हैं एंट्रीज हमारी। देखो फर्स्ट क्या किया जाएगा, अगर हमने पेमेंट की है चेक की, पेमेंट इज मेड बाय चेक, बाय चेक, अगर चेक से पेमेंट की गई है तो कहाँ से रिड्यूस होगा ये, सो रिड्यूस बाय बैंक कॉलम। कहाँ से कम कर देंगे इसे, बैंक कॉलम से कम कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, बैंक कॉलम क्रेडिटेड, क्रेडिट बैंक कॉलम। उसके बाद अगर हमें पेमेंट रिसीव होती है, पेमेंट रिसीव्ड होती है, रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ चेक, चेक की फॉर्म में हमें क्या रिसीव हुई, पेमेंट, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में डिपॉजिट कब करवाया बैंक में, इसे हमें कोई एंट्री, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं होगी तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर डिपॉजिट हमारे पास रिसीव होगा। अगर उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया जिस दिन उन्होंने बैंक चेक बनाया था, तो इसकी हमें कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती कि हमारे पास कब वो बना था, उसकी इन्फॉर्मेशन की। जिस दिन बनाया था उसी दिन वो बैंक में, सेम डेट है अगर दोनों के ऊपर, तो हमारे पास क्या माना जाएगा, बैंक रिसीव माना जाएगा। सो हम इसको क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम डेट में डिपॉजिट हुआ है तो बैंक में। ओके, अब उसके बाद कहता है कि अदर देन, बैंक पेमेंट कब हुई है, इसी में सेकंड केस आ जाता है, अदर डे, किसी भी अलग दिन,
मान लो चेक बना है 25 अक्टूबर को और वो जमा हुआ है 27 अक्टूबर को, तो इस कंडीशन में हमारे पास ड्यू डेटेड आ गई, दो डेटेड है ना। फर्स्ट तो क्या होगी, जिस दिन हमें चेक रिसिप्ट मिली है, दूसरी क्या होगी, जिस दिन वो डिपॉजिट हुआ है। तो इस कंडीशन में हम जब हमारे पास चेक रिसीव हुआ है उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। चेक रिसीव्ड, चेक, देयर विल बी नो एंट्री, देयर विल बी नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। बट जब वो चेक डिपॉजिट किया जाएगा बैंक के अंदर, उस टाइम पर हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सारा फंडा कब का है, जब वो चेक बैंक में जमा हो जाता है उस दिन का, उससे पहले हमें कोई भी एंट्री करने की नीड नहीं होती। क्लियर है इतना। सो इसके बाद हम बात करते हैं पेटी कैश बुक की। बिजनेस हैज़ द एंकर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस विच आर रिपीटेड इन नेचर। भाई जब हम हमारा बिजनेस कोई भी स्मॉल एक्सपेंसेस करता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी वो ट्रांजैक्शन करेगा कहाँ पर करेगा, पेटी कैश बुक के अंदर। मैंने बताया था कि जब कोई भी स्मॉल ट्रांजैक्शन के ऊपर अमाउंट रिसीव होती है तो उस टाइम हम उसकी एंट्री कहाँ पर करते हैं, पेटी कैश बुक के अंदर। टू सेव द टाइम एंड एफर्ट टू हेड कैशियर, बिजनेस अपॉइंट है पेटी कैशियर, कि भाई टाइम बचाने के लिए और जो हेड कैशियर होता है उसके एफर्ट को बचाने के लिए जो बिजनेस है वो एक पेटी कैशियर तैयार कर लेता है। ही इज़ अनट्रस्ट विद द ड्यूटी ऑफ पेइंग दीज एक्सपेंसेस, वो ट्रस्टफुली इन एक्सपेंसेस को पे करता है, किसके द्वारा, पेटी कैश बुक के द्वारा। ओके देन उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट रेस्ट सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अंडर दिस सिस्टम हेड कैशियर गिव ए फिक्स्ड अमाउंट टू पेटी कैशियर फॉर ए डेफिनेट पीरियड। यहाँ पर क्या होता है कि जो पेटी हेड कैशियर ने एक पेटी कैशियर तैयार किया था उसको वो कुछ सैलरी के रूप में कुछ पैसे देता है, फिक्स अमाउंट पे करता है। एट एंड ऑफ द गिवन पीरियड हेड कैशियर reimburse the amount actually spent by the petty cashier resulting the same amount with the petty cashier will he had beginning of the period। अब वो जो हेड कैशियर होता है उससे इंफॉर्मेशन तो लेगा कि एक्चुअली पेटी कैशियर के पास कितना उसने स्पेंड किया था स्टार्टिंग के अंदर और अब उसका टोटल उसके पास कितना बचा है। ये तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, इस तरीके से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एक हेड कैशियर होता है वो पेटी कैशियर को पैसे देता है। मान लो उसने कितने वीक में कितने दिए, फर्स्टली देख के चलो, गिव्स ₹5,000 फॉर अ वीक, कि उसने हर हफ्ते उसको कितने दिए, 5,000। तो क्या कितने से हो जाएगा, हर एक वीक के लिए ₹5,000। उसमें से उसने एक्सपेंस कितने कर दिए, 4,200। ये क्या थे, एक्सपेंसेस। अब उसके पास बैलेंस कितना बचेगा, मान लो रीइम्बर्स किया उसने 800 रुपये से, तो यहाँ से बचने थे। रीइम्बर्स उसने कितना किया, 9,900, है ना। बट ये तो बैलेंस लेफ्ट, तो हमें कितना दिखाना पड़ेगा, रीइम्बर्स्ड वही ₹800। अब उसने कितना दिखाएगा वो बैलेंस लेफ्ट, बैलेंस लेफ्टेड ₹800। फॉर दिस वीक क्या हो जाएगा, देखो फॉर दिस वीक इस हफ्ते क्या देखेगा कि 800 तो उसके पास बैलेंस है, 4,200 उसने एक्सपेंसेस कर दिए। देखिए इसके इक्वल आया ना। दैट मीन क्या बताना है हमें कि ये देखना है हेड कैशियर ये देखेगा कि फर्स्ट वीक उसने कितने उसको दिए थे और लास्ट टाइम पर उसका वो रिकॉर्ड उसने पेटी कैश बुक के अंदर क्या टोटल ऑफ उतना ही हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है, इस तरीके से हमें देखना पेटी कैश बुक तैयार करना है। ओके, एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ हेड कैशियर। क्या फ़ायदा होता है अभी पेटी कैश बुक का, कि वो टाइम को बचाती है और जो हेड कैशियर होता है उसके एफर्ट्स को।
कंट्रोल ऑन पैटी एक्सपेंसेस, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करके चलती है। लेस चांसेस टू फ्रॉड, कि यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। गॉट इट? समझ आ गया पैटी कैश बुक किस तरीके से हमें तैयार करना है। ओके सो स्टूडेंट, इसके बाद इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक और बचता है, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, मीन्स परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न। उसके बाद हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगा लेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को फाइनल समझेंगे। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।